हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने दो बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी किया था, प्रिपरेशन ऑफ सोयल एंड सोइंग। नाउ थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप प्लांट्स नीड अ नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब जैसे हमें पता है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको क्या है, मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। दे गेट फ्रॉम द सोयल थ्रू द रूट्स, जो उनको क्या है, रूट्स से प्रोवाइड होती है। अब बार बार उसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रोइंग करेंगे क्रॉप्स की सेम ही फील्ड के अंदर, तो उससे हमारे जो मिनरल है उनकी अमाउंट कम होती जाएगी सोयल के अंदर। अब जो इससे सोयल की अमाउंट मतलब मिनरल्स की अमाउंट सोयल के अंदर कम हो रही है, तो उससे हमारी सोयल इनफर्टाइल हो जाएगी। इनफर्टाइल होने के बाद क्रॉप यील्ड हमारी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सोयल क्या है, इनफर्टाइल हो चुकी है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो उससे क्या होंगे, हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब वापस इन न्यूट्रिएंट्स को सोयल के अंदर बैक लाने के लिए हमें इसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज मैन्योर्स एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेजिड्यूज, जो क्या करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स को सोयल में क्या करवाते हैं, सप्लाई करवाते हैं। मतलब इसका ये था कि ये क्या है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जिससे क्या होएगा, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करके उनको डिकम्पोज करेंगे, और वो फिर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स हमारे सोयल के अंदर के सप्लाई हो जाएंगे और हमारी सोयल फर्टाइल हो जाएगी। इसके अंदर जो नेचुरल सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है जैसे कि काउ डंग और ह्यूमन वेस्ट, और एक क्या होते हैं, प्लांट रेजिड्यूज होते हैं। अब इन सब को मतलब जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो प्रिपेयर करवाने के लिए क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट दोनों को क्या करेंगे, डंप करेंगे पिट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको वो अलो करेंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे वो डिकम्पोज होने के लिए। धीरे धीरे जब उनका डिकम्पोजिशन पूरा हो जाएगा, और ये डिकम्पोजिशन कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा। अब जैसे ही उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन पूरा हो जाएगा, जो हमें अभी मिला है डिकम्पोज होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है मैन्योर्स के अंदर क्या होता है, मैन्योर के अंदर मिक्सचर होता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स का, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, रिसाइकिल्ड होता है हमारा, जैसे क्या है इसके अंदर, रिसाइकिल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्ट, दो मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि इसके अंदर है ना, मतलब ये होता है कि मैन्योर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमस है। तो इसलिए हमारा जो मैन्योर्स होता है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है सोयल को। ठीक है, जिससे हमारी सोयल क्या है, फिजिकली और केमिकली इम्प्रूव होती है, और इम्प्रूव होएगी तो वो उसका क्या होएगा, टेक्सचर अच्छा होएगा सोयल का। अगर टेक्सचर अच्छा होएगा तो हमें क्या मिलेगी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो अच्छी मिलेगी। ठीक है, इससे क्या आएंगे, हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। अब हमारा मैन्योर है वो क्या होते हैं, हमारे थोड़े से बल्की होते हैं, मतलब कि थोड़े से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इनकन्वीनियंट। उसके बाद क्या है, मैन्योर मैन्योर इज़ हाउएवर वेरी बल्की। अब जो हमारा मैन्योर है वो एक तो क्या होएगा, बल्की होएगा, मतलब कि ज़्यादा उसके वॉल्यूम कंटेन करेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो वो इनकन्वीनियंट होता है स्टोर करने के लिए या कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसी, और एक क्या है इसके अंदर, मैन्योर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब कि हमें जिस क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर, वो स्पेसिफिक प्रोवाइड नहीं करवा सकता, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता हमारी क्रॉप्स के लिए। पर जो दूसरा इसका अल्टरनेट मेथड है वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक पे, मतलब कि अगर हमें पोटाशियम चाहिए तो हम पोटाशियम ऐड कर सकते हैं, अगर हमें फॉस्फोरस चाहिए तो हम वो ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन चाहिए तो हम नाइट्रोजन को ऐड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारे मैन्योर्स हैं वो प्रॉपरली जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसका अल्टरनेट मेथड हमारा क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है। तो उस केमिकल फर्टिलाइजर एक ऐसा साल्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब कि अगर हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो हम वो प्रोवाइड करवा सकते हैं सोयल को, फॉस्फोरस की है तो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, पोटाशियम की है तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। उसके बाद आता है हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, मतलब कि जो जिस चीज़ की हमें जिस टाइम पे ज़रूरत होगी हम वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब जैसा हमें जितनी अमाउंट में ज़रूरत होगी वैसे देंगे। अब ये बहुत जल्दी क्या है, रिप्लेनिश कर देते हैं हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सोयल में, और फर्टिलिटी इससे क्या है बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाती है। और ये क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और इजीली मिक्स होते हैं। जब इनको हम हमारी फील्ड के अंदर डालते हैं तो इनको जो प्लांट्स हैं वो भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मैन्योर्स को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, पर केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम इजीली तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उनको हम हैंडल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे बैग्स के अंदर आते हैं। जैसे ऊपर एक फिगर भी दे रखी है, बैग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और अभी मैंने बताया है कि वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो इट मीन्स ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनको हम एयर टाइट बैग्स के अंदर पैक करते हैं। अब हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे उनको हम बिफोर सोइंग, ड्यूरिंग इरिगेशन और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सोइंग से पहले, इरिगेशन के टाइम पे, और उनको स्टैंडिंग क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। जो यूज़ है फर्टिलाइजर्स का वो हमें बेटर इल्ड प्रोवाइड करता है। अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का वो क्या होता है? हार्मफुल होता है हमारी क्रॉप्स के लिए। अब इसके कुछ हमारे पास रीज़न है कि वो हार्मफुल किस वजह से होता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो केमिकल नेचर है सोयल का वो चेंज हो जाता है, और उससे क्या है हमारी सोयल लेस फर्टाइल हो जाती है। और हम यूज़ किस लिए करते हैं वैसे फर्टिलाइजर्स को? कि इसलिए यूज़ करते हैं ना ताकि उसकी क्या इंक्रीज हो, फर्टिलिटी इंक्रीज हो। अगर हम उसको एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल क्या हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया, उससे क्या होगी हमारी सोयल है हाईली एसिडिक बन गई। अब हाईली एसिडिक और अल्कलाइन बनी है, उससे तो क्या है सोयल बहुत ज़्यादा कम फर्टाइल होगी, पर हमें तो उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाना था ना, तो पहला हमारा हार्मफुल इफेक्ट ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या हो जाएगा इसी के अंदर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होएगा, जैसे हमारे पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स इनके अंदर वाटर ऐड होता है तो उससे क्या होएगा, जो भी फिशेस वगैरह हैं उसके अंदर जो भी वाटर वाले जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको क्या है हार्मफुल इफेक्ट होएगा। तो ये एक वाटर पोल्यूशन का भी मेन रीज़न है कि एक्सेसिव यूज़ से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक एक्टिविटी है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर से किस तरीके से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। इसके अंदर हम 3 टाइप के पॉट्स लेंगे। पहले वाले के अंदर हम क्या डालेंगे, सिंपल सोयल डालेंगे, दूसरे वाले में हम मैन्योर ऐड कर देंगे और तीसरे वाले में हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर देंगे। जब हमने तीनों के अंदर सीड्स सोन किए हैं उसके बाद जो ग्रोथ देखेंगे हम है 7 to 10 डेज़ के बाद, तो उस पर अपने आप ही फ़र्क पता लगेगा कि नॉर्मल सोयल में बहुत कम होएगी। उसके बाद हमारे पास क्या, अब नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके कुछ डिफरेंसेस हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स दोनों के बीच में। मैन्योर हमारे पास क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड है मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम में नॉट वेरी रिच, बट फर्टिलाइजर इज वेरी रिच। थर्ड इज द मैन्योर प्रोवाइड करवाता है हमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस टू द सोयल, पर फर्टिलाइजर ह्यूमस वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करवाता। उसके बाद हमारे पास है मैन्योर धीरे धीरे अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि ये है वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट इधर है, फर्टिलाइजर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि ये क्या है वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड
मैन्योर को हम फील्ड्स के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स को हम ओनली फैक्ट्रीज के अंदर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर हमारा जो हमने ऐड किया था उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। नंबर 1 पे क्या होएगा हमारे पास, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। एक इसको ये सोयल को पोरस बना देता है, जिससे हमारी जो गैसेज हैं वो इजीली एक्सचेंज कर पाएँ। नंबर 3 पे क्या है, यूजफुल माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। नंबर 4 पे सोयल का टेक्सचर भी इंक्रीज कर देता है। और दूसरा, अब हमारे पास दूसरा मेथड है कि हम न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से रिप्लेनिश कर सकते हैं। नंबर 1 तो हम उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 उसके अंदर क्या होएगा कि हम क्रॉप रोटेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब क्रॉप रोटेशन मेथड मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उससे पहले आप ये देखो कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स क्या होती हैं या लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या होते हैं। लेग्यूमिनियस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल पहले बताती हूँ कि पल्सेस, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम, चना, क्लोवर, ये सब क्या है, हमारी लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं। अब इसके अंदर मैं बताती हूँ कि लेग्यूमिनियस क्रॉप होता क्या है। ये एक ऐसी क्रॉप्स होती है जिनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी गांठें प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करके और सोयल के अंदर लाती हैं, मतलब कन्वर्ट करती हैं डायरेक्ट एयर से सोयल के अंदर। उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं। अब ये जो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं, इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर से, एयर से डायरेक्ट हमारी सोयल के अंदर आ जाएं। दीज न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स गो इनटू द सोयल और इम्प्रूव क्या करेंगे, फर्टिलिटी। अब कुछ हमारे ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जो लेग्यूमिनियस क्रॉप की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए, पर कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सोयल के अंदर लेफ्ट रह जाते हैं, मतलब उसी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रह जाते हैं। अब एक लेग्यूमिनियस क्रॉप को अगर हम प्लांट करते हैं, जैसे कि पल्सेस, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम, क्लोवर, जैसे इनमें से कोई भी अगर क्रॉप हो इस तरीके की, अगर हम उनको प्लांट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं एयर से सोयल के अंदर। अब जब प्लांटिंग होएगी हमारी द प्लांटिंग ऑफ लेग्यूमिनियस क्रॉप इन अ फील्ड हैज़ द सेम इफेक्ट एज एडिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द फील्ड। इट मीन्स कि जो हम लेग्यूमिनियस क्रॉप को प्लांट करवाएं और एक हम क्या करें, सिंपली नाइट्रोजन ऐड करें या फिर नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर ऐड करें सोयल के अंदर, दोनों का इफेक्ट सेम होता है। हमारी जो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती है उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही फिक्स करते हैं एयर से सोयल के अंदर नाइट्रोजन को। पर हमारी कुछ क्रॉप्स होती हैं, जैसे क्या है हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, वीट, मेज, पैडी, मिलेट। ये क्या होती है, नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती है, मतलब इनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो नाइट्रोजन को एयर से और सोयल के अंदर कन्वर्ट कर सकें, तो इनको क्या है, नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉप रोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्रॉप रोटेशन होता क्या है, जो एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें अलग अलग क्रॉप्स, मतलब कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स और नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली एक ही फील्ड के अंदर ग्रो करवाया जाता है, मतलब कि एक सीजन में लेग्यूमिनियस, अगले में नॉन लेग्यूमिनियस। जैसे एक एग्जांपल है इसके अंदर कि जब हम एक सीरियल क्रॉप को, जैसे कि मेज़ की क्रॉप होगी, उसको हमने पहले क्या किया, ग्रोन करवा लिया एक फील्ड के ऊपर, वो क्या करेगी, लॉट ऑफ नाइट्रोजन को सोयल से निकाल लेगी अपनी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमारी सोयल क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर नेक्स्ट टाइम पे लेग्यूमिनियस क्रॉप को ग्रो करवा देंगे, जैसे पल्सीज और ग्राउंडनट हैं, इनको हम ग्रो करवा देंगे उसी फील्ड के अंदर। तो हमारी जो लेग्यूमिनियस क्रॉप होएगी वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो उसके अंदर होंगे उसके साथ, तो वो क्या करेंगे, सोयल को एनरिच कर देंगे, मतलब उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन वापस आ जाएगा और फर्टिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब दोबारा अनदर सीरियल क्रॉप होएगी, जैसे वीट है, उसको हम उसके बाद क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं या दोबारा उसको हम ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि अब वो वीट अच्छे से नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर पाएगी और अच्छे से हमें प्रोडक्शन देगी। इन दिस वे, इस तरीके से रोटेटिंग डिफरेंट द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिप्लेनिश द सोयल विद द नाइट्रोजन नेचुरली। तो इस तरीके से हम नेचुरली क्या कर सकते हैं, हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बार बार, जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज रहेगा।
इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं रोटेशन के। एडवांटेजेस क्या होंगे, पहला क्या होएगा कि फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा ये, जिससे हमारी प्रोडक्शन अच्छी होएगी। नंबर 2 पे क्या करेगा, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो कि एक केमिकल है, उससे क्या है हमें बचा के रखेगा, बहुत ज़्यादा हमारा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ होने से बचाएगा। तो इससे हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन होएगी वो क्या होएगी, साफ़ होएगी, मतलब विदाउट केमिकल होएगी। ओके, जिसमें हमें नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होएगी। ये हमारा थर्ड क्या था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। जैसे ये हमारे सारे प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स कहाँ से, सोयल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अब हर टाइम पे हमारा जो वाटर है सोयल के अंदर वो कांस्टेंट तो नहीं रह सकता ना थ्रू आउट द ईयर, तो वो डिक्रीज़ भी करता है, क्योंकि किस वजह से करता है, इवेपोरेशन के, परकोलेशन, इन चीज़ों की वजह से वो डिक्रीज़ करता है। सप्लाइंग वाटर एक ऐसी प्रोसेस जिससे वाटर को सप्लाई किया जाता है क्रॉप प्लांट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करेंगे लॉन्ग टाइम तक, तो उससे हमारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, पेल पड़ जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर होता है, ये चीज़ याद रखना है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 90% वाटर होता है। ओके, अब हमारे इरिगेशन नेसेसरी क्यों होता है, इरिगेशन बिफोर प्लोइंग, मतलब जो प्लोइंग हमने की थी पहले, उससे क्या है इरिगेशन नेसेसरी, उससे पहले इरिगेशन क्यों नेसेसरी था, सोयल को सॉफ्ट बनाने के लिए, जिससे जो फील्ड के अंदर प्लोइंग हो रही है वो इजीली हो जाए। नंबर 2 पे क्या है, जो हमारे जर्मिनेशन सीड्स हैं उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि वो ड्राई सोयल के अंदर सीड्स ग्रो ना हो। नंबर 3 पे क्या होएगा, मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी क्रॉप्स के लिए, ताकि हमें गुड यील्ड मिल सके। नंबर 4 क्या होएगा, अब्जॉर्प्शन होएगा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का। जैसे अब हमारे जो वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, वाटर के साथ में अब्जॉर्ब की जाती है प्लांट्स के थ्रू। तो इरिगेशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन के लिए भी नेसेसरी होएगा। अब जो इरिगेशन वाटर डिजोल्व द न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे हमारे सोयल के अंदर, उनको क्या करेगा, वो वाटर के अंदर डिजोल्व करेगा और फिर उनको रूट्स क्या है एब्जॉर्ब कर लेगी। नंबर 4 क्या होएगा, वाटर जो सप्लाई हो रहा है हमारी क्रॉप्स को इरिगेशन के टाइम पे, वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हॉट एयर करंट से और फ्रोस्ट से। मतलब अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म बिल्कुल हवा चले उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब है फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इरिगेशन को। नंबर 1 क्या आएगा, क्रॉप का नेचर क्या है। नंबर 2 क्या आएगा, नेचर क्या है सोयल का। और नंबर 3 इज द सीजन। Each crop need a specific amount of water during the various stages of its growth and the ripening। अब हमारी जो क्रॉप्स होती है उनको अलग अलग अमाउंट चाहिए होती है वाटर की। जैसे कुछ को तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को कम रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। अब जैसे हमारी पैडी क्रॉप है उसको क्या है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, मतलब उसको कंटिन्यूस इरिगेशन करनी पड़ती है हमारे पास। लेकिन अगर वीट और ग्राम की बात करें तो उसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, कम इरिगेशन चाहिए होता है। वो 3 टाइम पे किया जाता है उनमें, जैसे बिफोर प्लोइंग द फील्ड, टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब कि जैसे पैडी क्रॉप में बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी, वीट के अंदर हमें क्या है, कम अमाउंट चाहिए है। तो इससे क्या होएगा हमारे पास कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होएगी वाटर की। अब हमारे पास 2 टाइप की सॉइल्स होती है जिनमें क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, पहली सैंडी और दूसरी क्लेई। जो क्रॉप ग्रोन इन द सैंडी सॉयल नीड इरिगेशन मोर फ्रिक्वेंटली। जो हमारी सैंडी सॉयल होती है उनको इरिगेशन की बार बार जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती रहती है एज़ कम्पेयर टू क्लेई सॉयल। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी सैंडी सॉयल होती है वो हाईली पोरस होती है, मतलब कि उसके अंदर जगह बहुत ज़्यादा होती है, वो थोड़ी सी पोरस होती है। जब हम इरिगेट करते हैं किसी क्रॉप को, स्टैंडिंग क्रॉप को सैंडी सोयल के अंदर, तो वाटर क्विकली परकोलेट्स कर जाता है डाउन द सोयल, मतलब बिल्कुल क्विकली जल्दी जल्दी नीचे चला जाता है, और क्रॉप प्लांट्स इतना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इसीलिए उनकी क्या होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है, मतलब वो वाटर को
होल्ड बहुत कम टाइम तक कर सकते हैं, जिससे बार बार इरिगेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्लेई सोयल है। क्लेई सोयल की क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो लेस परमिएबल होती है, पानी को नीचे नहीं जाने देती, उनके बीच में थोड़ा कम स्पेस होता है। तो उससे क्या होएगा, लॉन्गर टाइम तक वहाँ पे पानी रुका रहेगा और वो उसके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हमारी किसकी है, क्लेई सोयल की है। जो क्रॉप कल्टीवेटेड क्लेई सोयल है उनको कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन ऑफ क्रॉप की, वो अलग अलग सीजन के थ्रू भी वेरी करती है, मतलब कि किस तरीके का सीजन है और किस तरीके का नहीं, उस पर भी वो वेरी करेगी। जैसे फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की हाइयर होती है समर सीजन में, मतलब अगर समर सीजन के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, हॉट डेज होते हैं, तो उस वजह से हमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि इरिगेशन बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है या ज़्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो विंटर होएगी या उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन। हम जो इरिगेशन करते हैं उसका सोर्स क्या है, सोर्स उसका क्या हो सकता है, रिवर, कैनाल, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, यही सब रिवर, यही सब हमारे क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। एक हमारा रेन भी मेथड होता है, पर ये क्या है, हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे हम किसी भी टाइम रिवर, कैनाल, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम्स, इनमें से वाटर को क्या है, इरिगेट करवा सकते हैं, पर हम रेन को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक, कैनाल इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अलग अलग मेथड से उनको हम रिवर, कैनाल वगैरह में से यूज़ करते हैं। पहले के जो मेथड्स थे हमारे पास किस चीज़ के, इरिगेशन के लिए, वो क्या क्या थे, मोट थे, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत और लीवर सिस्टम। अब इनके एक के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर। अच्छा, तो फर्स्ट सिस्टम हमारा क्या है, MOAT, मोट और पुली सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जैसे हमारे इमेज के अंदर एक डायग्राम शो कर रखा है, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता था, जैसे हमारे रोप के 2 एंड्स है, पहले पे हमारे पास क्या है, बुल्लोक है, दूसरे पे हम किसी भी एक बड़े कंटेनर को अटैच कर देते थे। जब हम इसको वेल के अंदर डालते थे तो उसके ये एम्प्टी कंटेनर है, ये नीचे जाता था और इसके अंदर वाटर फिलअप हो जाता था। दूसरी साइड से जो बुल्लोक है वो उसको खींचेगा, ऊपर कंटेनर आएगा, आते ही और जो फार्मर है उसको वो क्या करेगा, फील्ड के अंदर एम्प्टी कर देगा। इससे बार बार यही प्रोसेस रिपीट होती थी कि वापस उसको अंदर डालेगा, वो खींचेंगे और ऊपर आएगा और उसको खाली किया जाएगा। इस सिस्टम को हम मोट और पुली सिस्टम बोलते थे। नेक्स्ट हमारा सिस्टम अब क्या है, चेन पंप सिस्टम। चेन पंप सिस्टम के अंदर वाटर को लिफ्ट किया जाता था, कहाँ से, पौंड से, स्ट्रीम, लेक, इन चीज़ों से वाटर को क्या है, लिफ्ट किया जाता। तो चैन पंप सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होते थे, 2 व्हील होते थे। एक तो हमारा अपर लेवल के ऊपर होता था फील्ड के पास, और दूसरा हमारे क्या है, लोअर लेवल के ऊपर होता था। अब इसके ऊपर एक बेल्ट लगाई जाती थी जो मूव कर सके। उस बेल्ट के साथ हमारे पास एम्प्टी बकेट्स को अटैच किया जाता था, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देके उनको हम अटैच करते थे। अब जो अपर वाला व्हील था, इसके साथ एक हैंडल को अटैच कर रखा है। इस हैंडल को जब एक फार्मर रोटेट करेगा तो यहाँ से जब ये बेल्ट चलेगी, जब ये खाली होके यहाँ से इस तरीके से आएगी तो यहाँ पे वाटर फिल हो जाएगा एम्प्टी बकेट्स के अंदर, और ऊपर जाके वो क्या है, एम्प्टी हो जाती थी वाटर फील्ड्स के अंदर। उसके बाद ये वापस खाली एम्प्टी बकेट है हमारी, वो फिर से नीचे आती थी और वाटर को फिल करके फिर से ऊपर चली जाती थी। इस प्रोसेस को हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, चेन पंप प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज अ ढेकली। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक इमेज शोन कर रखी है, इसके अंदर एक लेवलर होता है। जो ढेकली होता है उसका मतलब क्या होता है, लेवलर, लेवलर बीम ऑफ वेल। इसके अंदर एक लेवलर होता है जिसकी एक आर्म लॉन्ग होती है और एक आर्म उसकी शॉर्ट होती है। जो लॉन्गर आर्म होती है उसके साथ एक बाल्टी को, तब
टाइट कर दिया जाता है, उसको टाइट कर दिया जाता है। और जो नीचे वाला एंड होता है उसके साथ क्या कर दिया जाता है, एक मास को अटैच कर दिया जाता है। अब जैसे ही इस मास को हम यहाँ से हटाते हैं तो बाल्टी हमारी नीचे जाएगी, नीचे जाके वो फिलअप होएगी और उसके बाद जब जैसे ही उसका मास वापस रोप के साथ ही अटैच होता है, उस रोप को हम छोड़ेंगे तो उसका मास की वजह से वो नीचे की साइड आएगा और हमारी जो बाल्टी होएगी वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ से फार्मर बाल्टी को टिल्ट करेगा और हमारी जो फील्ड होती है उसके अंदर वाटर को क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। अब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। इस सिस्टम को हम रेकली सिस्टम बोलते थे। राहत लेवर सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होएगा, एक व्हील लगा हुआ होएगा यहाँ पे, उस व्हील के साथ है बकेट्स अटैच होएंगी, खाली एम्प्टी बकेट्स को हम अटैच कर देंगे। एक यहाँ पे एक लेवलर होएगा सीधा, उस लेवलर के साथ हमारे पास यहाँ पे बुल्लॉक्स अटैच होएंगे। अब ये जैसे जैसे बुल्लॉक्स रोटेट करते जाएंगे, हमारा जो व्हील है यहाँ पे जो वेल के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, वेल के माउथ पे, वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा इस वे में। तो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से एम्प्टी बकेट्स फिल होती जाएंगी और ऊपर जाके वो खाली होती जाएंगी इस चीज़ पे, और यहाँ से फिर हमारा फील्ड के अंदर वाटर को हम क्या कर सकते हैं, इरिगेट करवा सकते हैं। ये हमारा क्या था, लेवलर सिस्टम था। नेक्स्ट अब हम किसके बारे में देखते हैं कि जो आज के टाइम पे ये हमारे क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे। बट आज के टाइम पे क्या है, लोग क्या यूज़ करते हैं, पंप्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। आपने सबने देखा भी होगा खेतों में जो पंप्स लगे होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे वाटर लिफ्टिंग के लिए। ये किस तरीके से रन किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम इनको रन करते हैं। अगर किसी एक पंप से हम पंप का यूज़ करके नैरो वेल से वाटर को निकाले तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबवेल बोल देते हैं। जैसे इमेज के अंदर शो कर रखा है कि नैरो पंप से उसको निकाल रहे हैं इरिगेशन के लिए। ओके, उसके बाद है आते हैं हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के। वैसे तो हम ट्यूबवेल्स को ही यूज़ करते हैं, जो ट्यूबवेल्स होते हैं हमारे, या फिर नॉर्मली इनको हम पंप करते हैं वाटर को, पंपिंग सिस्टम से यूज़ तो वही करते हैं। बट कुछ ऐसे मेथड्स हैं दो जिनसे हम क्या करेंगे, इरिगेशन तो करवाएंगे पर उससे क्या होएगा, वेस्टेज नहीं होएगा वाटर का। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड हमारा क्या है, ड्रिप सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर एक वो पंप होता है, हमारा पंप लगा होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, एक मेन पाइपलाइन को लेड कर देते हैं फील्ड के अंदर, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर कुछ पाइप्स लगा देते हैं जिनके ऊपर क्या है, एक रोटेटिंग नोजल लगी होती है इस तरीके से, जैसे मैं आपको फिगर में शो कर रही हूँ। ठीक है, ये रोटेटिंग नोजल इस तरीके से घूमती है और प्रेशर के थ्रू, जैसे हमारी जो मेन पाइपलाइन है यहाँ से प्रेशर से वाटर आएगा और वो ऊपर से इस तरीके से स्प्रिंकल होएगा हमारी फील्ड में, जैसे कि एक रेनिंग हो रही हो। और ये क्या है, अनइवन लैंड के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट वाटर नहीं है, जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ यूज़ किया जाता है। या नंबर 2 पे सैंडी सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास क्या आता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि इसके अंदर क्या है, नेटवर्क होता है, एक जाल होता है नैरो पाइप्स का, मतलब छोटे जो पतली पतली पाइप्स होती हैं उनका क्या है, एक जाल बिछा होता है, उनके पास क्या होता है, स्मॉल होल्स होते हैं। जो हमारी नैरो पाइप होती है उसके पास स्मॉल होल्स होते हैं, और उसके अंदर जब हम वाटर को छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे कहाँ पे जाता है, प्लांट की बिल्कुल रूट्स की पोजीशन पे जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमने होल्स वहीं पे किए होते हैं। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सोइल इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स एंड यूटिलाइज बाय द प्लांट। तो यहाँ पे क्या होएगा, ना ही तो कोई वेस्टेज होएगी वाटर की। और ड्रिप सिस्टम इज बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ट्रीज और गार्डन्स। इन जगहों पे क्या है, हमारा ड्रिप सिस्टम बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर की वेस्टेज नहीं होती और अच्छे तरीके से रूट्स पे पहुँचता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्लांट्स को वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है वाटर वेस्ट नहीं होता है टोटल। एंड ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज कर देता है वाटर का यूज़ एग्रीकल्चर में, मतलब अगर वो वेस्ट नहीं होएगा तो यूज़ भी तो कम होएगा ना वाटर, तो उसका क्या है, मिनिमाइजेशन कर देता है। ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल इन दोज रीजन जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर होती है। अब हम नेक्स्ट है रिमूविंग द वीड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। हमारे जो 2-3 पार्ट्स और रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।